हेलो नमस्कार, स्वागत है साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी संसार शाला में। मैं आपका दोस्त अंकुश कुमार पाल आज लेकर आया हूं आपके लिए टॉपिक वाइज श्रृंखला में भक्ति काल के बाद रीति काल का। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं रीति काल का टॉपिक लेकर आऊँगा और उसको क्या नाम है अलग अलग पार्टों में करवाऊंगा। जैसे कि रीति काल में रीतिबद्ध कवि और रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि होते हैं। तो आज का ये मेरा टॉपिक है रीति काल से, और रीति काल में है रीतिबद्ध कवियों से। क्या है रीति काल में किससे है? तो ये रीतिबद्ध कवियों से हैं। तो यहाँ पर जितने भी होंगे वो सारे रीतिबद्ध कवि हैं। क्यों? क्योंकि रीति काल को हमने 3 भागों में बांटा है, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। पहले वाला तो यही मान लीजिए, रीतिबद्ध हो गया, और दूसरा हो गया रीति सिद्ध, और तीसरा हो गया आपके रीति मुक्त। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है रीतिबद्ध टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। और आज के प्रश्न पर चलने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी क्या नाम है फीडबैक मिलता रहे कि हमने जो कार्य किया है वो सही किया है या उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये आपके फीडबैक पर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा कमेंट करते हैं, कितना अच्छा फीडबैक देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरी तो गुजारिश यही है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे मैं अपने में सुधार कर सकूं, जो भी गलतियां हों, जो भी त्रुटियां हों, और जितना भी हो सकेगा अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जो आज का ये हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि रीतिकाल का टॉपिक है और रीतिबद्ध कवि है। दोस्तों, मेरा नाम क्या है? अंकुश कुमार पाल है, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। अगर आपको इसी तरह का प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको, चाहे संपूर्ण में चाहिए या आपको टॉपिक वाइज चाहिए। ठीक है, टॉपिक वाइज चाहिए, संपूर्ण चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 97 95 35 57 74। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो क्या नाम है व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम और पता लिख कर भेजिए और अपना टॉपिक लिख कर भेजिए कि आपको चाहिए क्या, टॉपिक वाइज श्रृंखला चाहिए या संपूर्ण श्रृंखला चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको आपके गंतव्य तक भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने प्रश्न पर चलते हैं। और आज का जो प्रश्न है, हाँ एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि हिंदी विधा टेस्ट हनुमान मंदिर दस्सा प्रयागराज। तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट मैं ही करवाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, संचालक में मेरा नाम लिखा हुआ है, और ये जो मार्गदर्शक हैं ये मेरे सर हैं, जिनके सानिध्य में मैंने पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, ये तो क्या हुए, ये मेरे मार्गदर्शक हुए, मेरे गुरु हुए, और ये मैं टेस्ट करवाता हूँ प्रयागराज में करवाता हूँ। ठीक है, कहाँ करवाता हूँ? प्रयागराज में। अगर कोई प्रयागराज का वासी है और टॉपिक वाइज श्रृंखला या संपूर्ण श्रृंखला टेस्ट में प्रतिभाग करना चाहता है तो वो क्या नाम है मेरे इन नंबरों पर मैसेज कर देगा और मैं उसको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और वो क्या नाम है प्रत्येक बृहस्पतिवार को टेस्ट दे सकता है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को टेस्ट दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, चलते हैं पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, देख लीजिए, आज का हमारा जो प्रश्न है क्या है, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में असंगत है। रीतिकाल के नामकरण के बारे में असंगत है, मतलब कौन सा ऐसा नाम है जो रीतिकाल का नाम तो है पर उसके जो नामकरण करता है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर ये एक रीति काव्य होगा, यहाँ पर एक रीति काव्य कर लीजिए। ठीक है, तो रीति काव्य हो जाएगा, ये एक रीति काव्य हो गया, और यहाँ पर भी आप रामचंद्र शुक्ल रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कि इनमें से निम्नलिखित में से रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में कौन असंगत है। में श्रृंगार काल में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीति काल रामचंद्र शुक्ल, रीति काव्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों,
तो जो पहला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहा है, ये संगत है। और रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने, ये भी आपका संगत है। रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया, ये भी आपका संगत है। रीति काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य नहीं कहा, बल्कि क्या कहा है, रीतिकाल। तो यही हमारा क्या है, असुमेलित है, असंगत है। ठीक है, तो रीति काव्य तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा आंसर हमारा, यही हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीति काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब रीति काव्य किसने कहा है, तो रीति काव्य कहा है आपके, रीति काव्य किसने कहा है, तो रीति काव्य कहा है आपके ग्रियर्सन महोदय ने। किसने कहा है, ग्रियर्सन महोदय ने कहा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल को किसने अपकर्ष काल कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रीतिकाल को अपकर्ष काल किसने कहा, ये आपको बताना है। तो रीतिकाल को अपकर्ष काल किसने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है, या गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, किसने कहा है आपको बताना है। ठीक है, तो रीतिकाल को अपकर्ष काल किसने कहा है, रीतिकाल को अपकर्ष काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने रीतिकाल को संवर्धन काल कहा है। ठीक है, रीतिकाल को किसने संवर्धन काल कहा है, ये आपको बताना है। रीतिकाल को किसने संवर्धन काल कहा, वहां पर अपकर्ष काल पूछा था, यहाँ पर संवर्धन काल पूछा था। ठीक है, तो किसने कहा है, राम खिलावन पांडे ने कहा है, भागीरथ मिश्र ने कहा, त्रिलोचन शास्त्री ने कहा, राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो रीतिकाल को संवर्धन काल किसने कहा है, तो आपके राम खिलावन पांडे ने कहा। किसने कहा है, राम खिलावन पांडे ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस विद्वान ने रीतिकाल को कला काल कहा है। ठीक है, किस विद्वान ने रीतिकाल को कला काल कहा है, आपको बताना है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, राम कुमार वर्मा ने कहा है, दिनकर ने कहा, या पहले और दूसरे अर्थात रमाशंकर शुक्ल रसाल या राम कुमार वर्मा दोनों ने कहा है। ठीक है दोस्तों, तो रीतिकाल को कला काल किसने कहा है, रीतिकाल को कला काल किसने कहा है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल और राम कुमार वर्मा दोनों ने कहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने रीतिकाल को नाम दिया है। रीतिकाल को नाम क्या दिया है, किसने, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। क्या नाम दिया है, साहित्य शास्त्री काल, शास्त्री काल, रीति श्रृंगार काल या श्रृंगार काल। तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम दिया है रीतिकाल का, क्या नाम दिया है रीतिकाल का, क्या नाम है, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने, बताइए कमेंट करके क्या नाम दिया है। तो इन्होंने रीतिकाल का नाम दिया है साहित्य शास्त्री काल दिया है। क्या नाम दिया है, साहित्य शास्त्री काल नाम दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल को किसने शरीर काल कहा है। रीतिकाल को शरीर काल किसने नाम दिया है, ये आपको बताना है। रीतिकाल को क्या कहा गया है, शरीर काल, और किसने कहा है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा है रीतिकाल को शरीर काल, बताइए किसने कहा है। राम प्रसाद मिश्र ने कहा है, दिनकर ने कहा है, सूर्यकांत शास्त्री ने कहा, या शंभुनाथ सिंह ने कहा है। किसने कहा है रीतिकाल को शरीर काल, ठीक है, किसने कहा बताइए। तो रीतिकाल को शरीर काल नाम किसने दिया था, तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं कि रीतिकाल को चारणी काल नाम दिया है। रीतिकाल को चारणी काल नाम किसने दिया है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो किसने दिया है रीतिकाल को चारणी काल नाम, ग्रियर्सन ने दिया है, सत्यकाम वर्मा ने दिया है, या प्रोफेसर F.E.K ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है आपको, ग्रियर्सन, सत्यकाम वर्मा या F.E.K, प्रोफेसर F.E.K। ठीक है, किसने नाम दिया है, तो रीतिकाल को जो चारणी काल नाम दिया है, देख लीजिए फिर से, रीतिकाल का नाम चारणी काल किसने दिया है। देखिए, ये रीतिकाल को कौन सा नाम दिया है, चारणी काल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि चारण काल अलग है और चारणी काल अलग है। तो रीतिकाल को चारणी काल कहा है, F.E.K ने कहा। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कौन सा संगत है, कौन जो संगत है उसी को आपको बताना है। लालित्य युग रीतिकाल के संदर्भ में ही है। रीतिकाल को लालित्य युग किसने कहा है, शंभुनाथ सिंह ने। रीतिकाल को काव्य विलास युग किसने कहा है, सत्यकाम वर्मा ने। क्या है, लालित्य युग शंभुनाथ, काव्य विलास युग सत्यकाम वर्मा,
द आर्स पोएटिका ग्रियर्सन, ये उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में से सभी। तो संगत विकल्प का चयन करना है, कौन सा संगत है आपको बताना है, ठीक है, कौन सा संगत है। तो इसमें जो लालित युग शंभुनाथ सिंह का है ये भी संगत है, काव्य विलास युग सत्यकाम वर्मा का ये भी संगत है, द आर्स पोएटिका ग्रियर्सन का ये भी संगत है। तो मतलब इसमें जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन क्या सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त क्या हो जाएगा सभी है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसने रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल कहा है, रीतिकाल को किसने रीति श्रृंगार काल कहा है आपको बताना है, ठीक है। किसने कहा रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है, या भागीरथ मिश्र ने कहा है, सूर्यकांत शास्त्री ने कहा, या त्रिलोचन शास्त्री ने कहा, ठीक है। किसने कहा रीतिकाल को श्रृंगार काल, तो किसने कहा रीतिकाल को श्रृंगार काल बताइए। तो रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा, रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है, तो आचार्य या आपके भागीरथी मिश्र ने कहा, किसने कहा है, भागीरथी मिश्र ने कहा, ठीक है दोस्तों, समझ में ये बात। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दी अलाबोराइज्ड पीरियड्स, क्या नाम है, दी अलाबोराइज्ड पीरियड्स। देखिए रीतिकाल का नाम है, ये क्या है, ये रीतिकाल का नाम है दी अलाबोराइज्ड पीरियड्स। ये नाम किसने दिया है आपको बताना है, यह नामकरण किसने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, एडविन ग्रीव्स ने, FEK ने, कीथ महोदय ने। यहाँ पर अंग्रेजी नाम है तो जाहिर सी बात है केवल अंग्रेजी लेखक रखे हैं, ठीक है। इससे आपको क्या नाम है कन्फ्यूजन काफ़ी होगा। अगर यहाँ पर कुछ अंग्रेजी नाम और कुछ हिंदी नाम दे देते तो आप सटीक से अंदाज़ा लगाकर मार सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन रखना है, और कन्फ्यूजन जब प्रश्न पर रहेगा और उसमें जब माथा पच्ची होगा ना, तो जब वो प्रश्न एक बार गलत होगा दोबारा जब आएगा तो जीवन में आपका गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो इसका है क्या है, दी अलाबोराइज पीरियड रीतिकाल का नाम है। यह नामकरण किसने किया है, तो किसने किया यह नामकरण, एडविन ग्रीव्स ने किया है। किसने किया है, एडविन ग्रीव्स ने किया है दी अलाबोराइज पीरियड्स नाम, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को ह्रास काल कहा है, रीतिकाल को ह्रास काल की संज्ञा किसने दिया है, ये आपको बताना है। तो रीतिकाल को ह्रास काल किसने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है, शंभुनाथ सिंह ने कहा है, या क्या नाम है, 2 अथवा 3, ये दोनों ने कहा है। 2 अथवा 3 मतलब कि रामविलास शर्मा और शंभुनाथ सिंह दोनों। तो किसने कहा, अगर आप पीछे प्रश्न पर ध्यान से देखेंगे तो ये प्रश्न हो गया है कि राम कुमार वर्मा और क्या नाम है, राम कुमार वर्मा और ये राम कुमार वर्मा और इनके साथ एक और लेखक थे रामेश्वर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये दोनों किसी एक नाम को दे चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इसको तो हटा दीजिए। जब ये हट गया तो आपका डी हट जाएगा, बचा क्या, आपका रामविलास शर्मा बचा है और शंभुनाथ सिंह बचा है, ठीक है। कौन कौन बचे हैं आपके, रामविलास शर्मा और शंभुनाथ सिंह बचे हैं। तो इसमें से देख लीजिए कि कौन सा सही होगा। तो रीतिकाल को ह्रास काल की संज्ञा किसने दिया है, शंभुनाथ सिंह ने दिया है, ठीक है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीति सिद्ध कवि नहीं है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार बताना है कि कौन सा इनमें से रीति सिद्ध नहीं है। बिहारी लाल हैं, रसनिधि हैं, कृष्णलाल कवि हैं, गिरधर दास कवि हैं। तो इनमें से कौन सा कवि नहीं है आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो रीति सिद्ध कवि के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए बिहारी लाल तो रीति सिद्ध कवि हैं, और रीति सिद्ध कवियों की क्या है, ये प्रतिनिधि कवि हैं, क्या हैं, प्रतिनिधि कवि हैं रीति सिद्ध कवियों के। तो ये तो रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके रसनिधि, रसनिधि कवि भी आपके क्या हैं, रीति सिद्ध कवि हैं, क्या है, ये भी रीति सिद्ध कवि हैं। अब बचता है आपके एक ऑप्शन है कृष्णलाल कवि, कृष्णलाल कवि, कृष्णलाल कवि और आपके गिरधर दास। तो ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कौन सा इसमें नहीं है। तो हमने बता दिया आपको बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं और रीति सिद्ध कवियों के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है। बिहारी रीति सिद्ध है, रसनिधि रीति सिद्ध हैं और कृष्णलाल कवि रीति सिद्ध है। क्यों कृष्णलाल कवि हैं, क्योंकि ये इनके क्या थे, कृष्णलाल कवि इनके पुत्र थे, ठीक है। बचे क्या हैं यहाँ पर, गिरधर दास बचे हैं, तो ये आपका गिरधर दास क्या हो जाएगा, रीति सिद्ध कवियों में नहीं आएगा, ठीक है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सेनापति रीतिकाल के किस काव्यधारा से हैं। सेनापति को बताना है कि रीतिकाल के किस काव्यधारा से हैं, रीति सिद्ध से हैं,
रीतिबद्ध से हैं, रीति सिद्ध से हैं, रीति मुक्त से हैं या रीति इतर से हैं। ठीक है दोस्तों, कौन से हैं? सेनापति रीतिकाल के किसका अभिधारक के अंतर्गत आएंगे? तो सेनापति रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? रीति सिद्ध के अंतर्गत। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध के प्रधान कवियों में से एक है। रीति सिद्ध के प्रधान कवियों में से एक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि अभी बताया हूँ कि जो बिहारी हैं, बिहारी जो हैं ये क्या है? रीति सिद्ध कवियों के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि मतलब क्या है? प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बिहारी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन थे? ठीक है, हर एक मेरे वाक्य में अगला प्रश्न वो मिल जाता है। तो अगर आप मेरी बातों को ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन पहले ही मिल जाएगा। अभी मैंने बताया कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी, प्रतिनिधि कवि मतलब प्रधान कवि, और फिर देख लीजिए वही प्रश्न आ गया कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? बिहारी हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है? बिहारी हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। बिहारी सतसाई में कुल कितने दोहे हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि बिहारी सतसाई में कुल कितने दोहे हैं? कितने दोहे हैं बताइए? 700 हैं। ठीक है, कितने दोहे हैं? 700 हैं, 713 है, 719 है, 715 हैं। कितने कवि हैं? तो बिहारी सतसाई में कुल कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ ले, आरसी शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे तो बिहारी सतसाई में कितने दोहे हैं? 700। कितने दोहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे तो बिहारी सतसाई में कितने दोहे हैं? 700। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसाई में कुल कितने दोहे हैं, यहाँ आरसी शुक्ल लिखिए, और इनके अनुसार बिहारी सतसाई में कितने दोहे हैं? 700 हैं। अगर 713 पूछे किसके अनुसार हैं तो आप बताना जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसाई में कितने दोहे हैं? 713। किसके अनुसार हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार कितने दोहे हैं? 713। ठीक है, ऐसे सामान्यतः पूछ ले तो जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि बिहारी सतसाई में कितने दोहे हैं, तो सामान्यतः जब पूछता है तो बिहारी सतसाई में कितने दोहे हैं, तो बिहारी सतसाई में सामान्यतः 719 दोहे हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। 55 में, 1545 में, 1590 में या 1595 में। तो बिहारी लाल का जो जन्म हुआ था, बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था? बिहारी लाल का जन्म हुआ था आपका 1595 ईस्वी में। कहाँ हुआ था बिहारी लाल का जन्म? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बिहारी का जन्म? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कहाँ हुआ था बिहारी का जन्म? और इनके जन्म के संबंध में एक बहुत ही फेमस दोहा है, बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध दोहा है। अगर वो दोहा किसी को पता है तो जरूर कमेंट करके लिखना, देखते हैं किसको पता है दोहा। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कवियों का उनके जन्म काल के अनुसार मिलान कीजिए। कवियों का उनके जन्म काल से क्या है? मिलान कीजिए। ठीक है, सेनापति का जन्म कब हुआ? रसनिधि का जन्म कब हुआ? वृंद का जन्म कब हुआ? और नेवाज का जन्म कब हुआ? ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसका जन्म कब हुआ है आपको बताना है। देखिए, तो जो सेनापति का जन्म हुआ है वो आपका 1589 में हुआ है। कब हुआ है? 1589 में हुआ है। ठीक है, और जो क्या नाम है, रसनिधि का जन्म हुआ है। रसनिधि का जन्म कब हुआ था? तो रसनिधि का जन्म हुआ है आपका 1603 ईस्वी में। कब हुआ था? रसनिधि का जन्म हुआ था आपका 1603 ईस्वी में। ठीक है, और वृंद का जन्म कब हुआ था? वृंद का जन्म कब हुआ था? वृंद का जन्म हुआ था 1643 ईस्वी में। वृंद का जन्म कब हुआ था? 1643 ईस्वी में। और नेवाज कवि का जन्म कब हुआ था? 1680 में। ठीक है, 1680 में। तो मिला लीजिए, एक का कहाँ जाता है? 4, एक का 4 इसमें है और एक का 4 और तो किसी में है ही नहीं एक का 4, तो बस यहीं पर आप मार दीजिए टिक। 1 का 4, 2 का 3 और 3 का 2 और 4 का 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला दूसरा वाला। ठीक है, आगे प्रश्न पर है रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं आपको बताना है। केशव प्रसाद मिश्र, कृपाराम, केशव दास या आचार्य चिंतामणि। ठीक है, कौन माने जाते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक, आपको बताना है। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं पूछ रहा है। किसी के अनुसार अगर पूछ लेता तो उसके हिसाब से उसने जिसने माना है उसको आप बताते, लेकिन यहाँ पर किसी के अनुसार नहीं पूछा है, ऐसे है सामान्यतः पूछ रहा है। तो सामान्यतः रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? आचार्य केशव दास हैं। ठीक है। अब उसके बाद जैसे आचार्य केशव दास हैं, हो गए रीतिकाल के प्रवर्तक। ठीक है। अगर किसी के अनुसार पूछ लेता, जैसे अगर पूछ लेता कालक्रम की दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो सबसे पहले कृपाराम ने हित तरंगिणी नाम की एक रचना लिखी थी 1541 में। कब लिखी थी? 1541 में लिखी थी इन्होंने। तो कालक्रम की दृष्टि से आपके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? कृपाराम। ठीक है। अगर आपको क्या नाम है आपको रचनाकार एवं सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे, रचनाकार एवं सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो आपके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आचार्य केशवदास हो जाएंगे। और आचार्य शुक्ल के अनुसार अगर आप पूछेंगे, आरसी शुक्ल के अनुसार पूछेंगे तो चिंतामणि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चिंतामणि हो जाएंगे आरसी शुक्ल के अनुसार। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। अगले ठीक है, देख लीजिए अगला प्रश्न आ ही गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? या भी बिल्कुल अभी मैं आपको जस्ट बताया कौन है। कालक्रम की दृष्टि से कृपा राम है। ठीक है। अगले प्रश्न है कि बिहारी के आश्रयदाता कवि कौन है? बिहारी के आश्रयदाता कौन है? सॉरी, कवि नहीं, बिहारी के आश्रयदाता कौन है, या ये पूछ लेगा बिहारी किसके आश्रयदाता कवि थे? ठीक है, तो किसके आश्रयदाता कवि थे? पन्ना नरेश छत्रसाल के, या जयपुर नरेश जयसिंह के, या जयपुर नरेश प्रताप सिंह के, या जयपुर नरेश राम सिंह के। ठीक है। यहाँ पर एक बात तो निकल कर आती है कि इन तीनों में जयपुर स्थान है, तो जाहिर सी बात है कि वो राजा कहाँ का था? जयपुर का था। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो जो राजा जयसिंह थे, कौन थे? राजा जयसिंह, इनके क्या थे? ये दरबारी कवि थे। कौन? केशवदास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? राजा जयसिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजा जयसिंह हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? बिहारी सतसई की रचना है। ठीक है, बिहारी सतसई की रचना किसकी है यह बताना है। बिहारी सतसई की रचना बिहारी लाल की, मतीराम की, या सेनापति की? अब यहाँ पर तो सीधा सीधा बिहारी दिया है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? बिहारी लाल हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? ठीक है, रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ग्रियर्सन, या रामकुमार वर्मा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा क्या है? रीति काव्य। और अभी इधर एक प्रश्न आया था कि रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा है? रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा था, और रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा था? दो प्रश्न थे। ठीक है, दो प्रश्न थे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या थे? दो प्रश्न थे, सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। ठीक है, फिर देखते हैं फिर से प्रश्न पर क्या पूछा है। कि वहाँ पर पूछा था रीतिकाल सब क्या नाम है? रीतिकाल शब्द के प्रथम प्रयोक्ता थे। ठीक है, रीतिकाल शब्द के प्रथम प्रयोक्ता थे कौन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन थे? रामचंद्र शुक्ल है, ग्रियर्सन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, या मिश्र बंधु है? ठीक है, मिश्र बंधु। ठीक है दोस्तों, कौन है ये आपको बताना है। तो कौन है यहाँ पर? देख लीजिए, रीतिकाल शब्द के प्रथम प्रयोक्ता पूछ रहा है, ना कि रीतिकाल नामकरण की। ठीक है, ध्यान से बताना है, रीतिकाल शब्द के प्रथम प्रयोक्ता। तो रीतिकाल शब्द का जो प्रथम प्रयोक्ता थे वो थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न हमारा शायद छूट गया है, पीछे से देखते हैं। पीछे ये प्रश्न था हमारा। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता। वहाँ पर ये रीतिकाल था और यहाँ पर रीति काव्य है। ठीक है, तो रीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ग्रियर्सन, या रामकुमार वर्मा? तो रीति काव्य के प्रथम प्रयोक्ता थे ग्रियर्सन, और रीतिकाल के प्रथम प्रयोक्ता थे आचार्य शुक्ल। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार रीतिकाल का समय है। ठीक है, मिश्र बंधुओं के अनुसार रीतिकाल का समय बताना है आपको। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का समय क्या माना है? ठीक है,
ये मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल का समय क्या माना है? सम्मत 1681 से 1790 या विक्रम सम्मत 1791 से 1889 या विक्रम सम्मत 1681 से 1889 या विक्रम सम्मत 1790 से 1825 से। तो मिस्र बंधुओं के अनुसार रीतिकाल का समय क्या है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्त, तो मिस्र बंधुओं के अनुसार रीतिकाल का समय है विक्रम सम्मत 1681 से 1889। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा से रीतिकाल के उदय का कारण किसने माना है? देख लीजिए प्रश्न क्या है। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा से रीतिकाल के उदय का कारण किसने माना है ये आपको बताना है। डॉक्टर नागेंद्र ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर नामवर सिंह ने, या इनमें से तीसरे और पहले दोनों। तीसरे और पहले मतलब डॉक्टर नागेंद्र और नामवर सिंह दोनों। किसने माना है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, किसने माना है? तो जो रीतिकाल के का नाम है संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा से रीतिकाल के उदय का जो कारण माना है वो किसने माना है? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल के उदय को कवियों की हताशा एवं निराशा को कारण माना है। किसने? प्रश्न क्या है? किसने रीतिकाल के उदय को कवियों की हताशा एवं निराशा को कारण माना है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसने माना है रीतिकाल के उदय का कारण, रीतिकाल के उदय को कवियों की हताशा एवं निराशा को कारण माना है? किसने माना है? तो हमारे डॉक्टर नागेंद्र जी, इन्होंने रीतिकाल के उदय को कवियों की हताशा एवं निराशा को क्या है? कारण माना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि किसने रीतिकाल के उदय का कारण नवीन विषयों की तलाश को माना है? ठीक है, वहाँ पर क्या पूछा था? वहाँ पर पूछा था कवियों की हताशा एवं निराशा का कारण, और पहले वाले प्रश्न में पूछा था संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा से रीतिकाल का उदय। और लेकिन अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि रीतिकाल के उदय का कारण नवीन विषयों की तलाश। क्या है? रीतिकाल के उदय का कारण क्या मान रहा है यहाँ पर? नवीन विषयों की तलाश मान रहा है। ठीक है, कौन से आलोचक है जिन्होंने रीतिकाल के उदय का कारण नवीन विषयों की तलाश को माना है? नवीन विषयों की तलाश को माना है। किसने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न था उसमें तो पहले प्रश्न में हो गया डॉक्टर नागेंद्र आ गए, तो इनको हटा ही दीजिए आप। बचे क्या है? डॉक्टर नामवर सिंह, बच्चन सिंह और गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, तो किसने माना है इसको? तो इसने जो कवियों के नवीन विषयों की तलाश माना है तो वो आपके माने हैं डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने माने हैं? डॉक्टर नामवर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न क्या है कि रीतिकाल के उदय का कारण आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि को किसने माना है? यहाँ पर देखिए अब पूछ रहा है कि रीतिकाल का जो उदय का कारण है वो आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि, आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि को किसने रीतिकाल के उदय का कारण माना है? तो ये आपको बताना है किसने माना है रीतिकाल के उदय का कारण आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी या आचार्य चतुरसेन शास्त्री। किसने माना है रीतिकाल के उदय का कारण आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि? किसने माना है? तो किसने माना है रीतिकाल के उदय का कारण आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि को? तो आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? रीतिकाल के उदय का कारण आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि को माना है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है आपको बताना है। परंपरा, रचना पद्धति, शैली विशेष या उपर्युक्त सभी। तो रीति शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो परंपरा भी होती है, रचना पद्धति भी होती है और शैली विशेष भी होती है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? छंदों का अजायब घर किसने माना है? ठीक है, यहाँ पर अजायब कर लीजिए। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है ये आपको बताना है। शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? आचार्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है केशव दास की कौन सी रचना प्रशस्ति परक ग्रंथ है?
ठीक है। केशवदास की कौन सी रचना प्रशस्ति परक है? भी तो कौन सा है? रतन बावनी। क्या है ये? रतन बावनी है, विज्ञान गीता है, कवि प्रिया है, वीर सिंह देव चरित है। ठीक है दोस्तों, तो कौन से यहाँ पर प्रशस्ति परक ग्रंथ है? प्रशस्ति परक ग्रंथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जान लीजिए। प्रशस्ति परक ग्रंथ का मतलब होता है किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ। ठीक है, प्रशस्ति परक ग्रंथ का मतलब क्या होता है? किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ क्या होता है? वही प्रशस्ति परक ग्रंथ होता है। तो यहाँ पर कौन सा जो ग्रंथ है वो प्रशस्ति परक ग्रंथ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा है आपका? यहाँ पर जो है आपका वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित है। तो ये आपका क्या है? प्रशस्ति परक ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर मिलान कीजिए। श्रृंगार काल किसने कहा है? कला काल किसने कहा है? अलंकृत काल किसने कहा? संवर्धन काल किसने कहा है? ये प्रश्न आ चुके हैं और आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। और साथ में किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने भी रीतिकाल को कला काल कहा। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। संवर्धन काल किसने कहा है? डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने कहा है। तो पहला क्या मिलता है अपना? एक का मिल रहा है अपना 4, एक का क्या मिल रहा है? 4, और 2 का मिल रहा है, 2 का मिल रहा है क्या? 3, 2 का मिल रहा है 3, और 3 का मिल रहा है अपना 2, और 4 का मिल रहा है 1। तो मतलब कि 4 से सीधा उल्टी गिनती आ जाइए, 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, 4 3 2 1 ये आपका ऑप्शन बनता है। देखते हैं कहाँ पर है 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 कहाँ पर बनता है? ठीक है, देख लेते हैं 4 3 2 1 कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है 4 3 2 1। आप बना लीजिए 4 4 3 2 1 और इसी को कर दीजिए आप सही। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये प्रिंट करने वाला थोड़ा सा टाइप करने वाले में गलती हो गई है, इसने ऑप्शन नहीं रखा है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिबद्ध कवि नहीं है। कौन सा है कवि जो रीतिबद्ध नहीं है? देव कवि हैं, मतीराम कवि हैं, दिशदेव कवि हैं, ग्वाल कवि हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो दिशदेव हैं वो रीति मुक्त के हैं। कहाँ के हैं? रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रीतिबद्ध नहीं है। आगे प्रश्न पर चलते हैं, आगे प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेनापति का प्रिय अलंकार क्या है? तो सेनापति का जो प्रिय अलंकार है वो कौन सा है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रीतिकाल के क्या नाम है सेनापति कवि हैं, उनका प्रिय अलंकार कौन सा है? उनका प्रिय अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष। और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही चूज कर लीजिए क्योंकि श्लेष यहाँ पर है नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। चिंतामणि के बचपन का नाम क्या था? चिंतामणि के बचपन का नाम मणिलाल था, मणिभद्र था, मणिमाल था, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आचार्य चिंतामणि अपने रचनाओं में कभी कभी मणिमाल शब्द का प्रयोग करते थे, तो यही इनके बचपन का नाम था, मणिमाल। ठीक है, आगे प्रश्न है कि कृष्णचरित किसकी रचना है? क्या है? कृष्णचरित किसकी रचना है आपको बताना है। केशवदास की है, चिंतामणि की है, मतीराम की या सेनापति की? तो ये कृष्णचरित है। क्या है ये कृष्णचरित है, ये क्या नाम है, ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। केशवदास की, चिंतामणि की, मतीराम की, या सेनापति की? तो यहाँ पर जो कृष्णचरित रचना है वो किसकी रचना है? आचार्य चिंतामणि की रचना है। आचार्य चिंतामणि का ये क्या है? ये प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है आचार्य चिंतामणि का। ठीक है दोस्तों, कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है कि भाषा भूषण किसकी रचना है? भाषा भूषण किसकी रचना है? भूषण की, जसवंत सिंह की, देव की, या मतीराम की? तो जो भाषा भूषण के रचयिता हैं वो आपके कौन है? जसवंत सिंह है। कौन है? जसवंत सिंह है भाषा भूषण के रचयिता। ठीक है, कौन है आपके? जसवंत सिंह है। ठीक है दोस्तों, कौन है? जसवंत सिंह। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? कवियों और उनकी रचनाओं की दृष्टि से इनमें कौन सही नहीं है? ठीक है, कौन नहीं सही है? ठीक है, मिलाने हैं। यहाँ पर चिंतामणि, कवि कुलकल्पतरु, देव, भाव विलास, पद्माकर, जगत विनोद, आलम, इश्कलता, कौन सी रचना है जो असुमेलित है? तो जो इश्कलता रचना है यहाँ पर देख लीजिए, इश्कलता रचना किसकी है? घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका असुमेलित है? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका क्या है? असुमेलित है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है। क्या है करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। मतीराम, मतीराम की रचना कौन है? ललित ललाम है। चिंतामणि की रचना कौन है? काव्य विवेक है। देव की रचना भाव विलास, और कुलपति की रचना रसरास है। ठीक है, मिला लीजिए। कहने तो 2 3 4 1 कौन है? 2 3 4 1 कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है 2 3 4 1, पहला ऑप्शन से। ठीक है, आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कवि कुलकंठाभरण के रचनाकार हैं। कवि कुलकंठाभरण किसकी रचना है आपको बताना है। चिंतामणि की है, श्रीपति की, ग्वाल की है, दूल्हा की। तो कवि कुलकंठाभरण किसकी रचना है? तो ये रचना है दूल्हा की। दूल्हा की किसकी रचना है? दूल्हा की। अगर यहीं पर कवि कुल कल्पतरु आ जाता तो किसकी रचना हो जाती? कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो वो हो जाती है आपके चिंतामणि की। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा। रीति ग्रंथों की, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चले, ये कथन किसका आपको बताना है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने प्रश्न आपको बताया था कि अगर चिंतामणि को किसने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, तो वो किसने माना है? आर.सी. शुक्ल ने माना है। आर.सी. शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल। अब वहीं पर और रीतिकाल के जो प्रवर्तक चिंतामणि माने जाते हैं, वो किस आधार पर माने जाते हैं? अविरल परंपरा की दृष्टि से माने जाते हैं। अविरल परंपरा की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। और पूछ रहा है वही, अविरल मतलब क्या है? अखंड परंपरा। अविरल परंपरा या अखंड परंपरा, बात एक ही है। तो इसके प्रवर्तक क्या है? रीति क्या है? रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, यह कथन किसका है? तो किसका हो जाएगा? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही बार पूछा गया है। क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही बार पूछा गया है पेपरों में। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा। तो रीति का शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो वो आपके केशव दास को कहा है। किसने कहा है? केशव दास को कहा है। इन्होंने लिखा है कि रीतिकाल की कवि केशव दास में कवि हृदय नहीं है। कवि हृदय नहीं है। ठीक है, अब वो केवल और केवल शब्द क्रीड़ा के प्रेमी हैं, ऐसा इनका कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर के लेखक कौन है? बोधा है, आलम है, घनानंद है, या ठाकुर है? क्या नाम है? सुजान सागर। ठीक है, प्रश्न क्या है? सुजान सागर के लेखक। क्या सुजान सागर के लेखक कौन है आपको बताना है। ठीक है, बोधा, आलम, घनानंद, ठाकुर। जल्दी बताइए कि कौन है सुजान सागर के लेखक। ठीक है, कौन है सुजान सागर के लेखक? कमेंट कीजिए, सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर के लेखक कौन है? बताइए, जल्दी से बताइए, सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद। ठीक है, कौन है? घनानंद। अगले रचना है वीर विनोद। रचना किसकी है? वीर विनोद किसकी रचना है? बांकीदास की, शिवदास की, मतीराम की, या इनमें से कोई नहीं? किसकी रचना है वीर विनोद? वीर विनोद किसकी रचना है? तो वीर से विरोध और बा से बाकी, तो बा मिला दीजिए। वीर विनोद किसकी रचना हो गई? वीर विनोद किसकी रचना हो गई? बांकीदास की। किसकी रचना हो गई? बांकीदास की वीर विनोद रचना हो गई। ठीक है, किसकी रचना हो गई? बांकीदास की। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? अभी आ गए भूषण, और भूषण को रीतिकाल का कहा है राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। रीतिकाल को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। इन्होंने भूषण ने रीतिकाल के समय में भी वीर रस की रचनाएं लिखी थी। वीर रस की रचनाएं लिखी थी उस समय भी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा कवि हैं? कौन सा काव्यधारा चल रहा है हमारा? यहाँ पर हमारा रीतिबद्ध चल रहा है ना, तो भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा की, घनानंद की, आलम की, या ठाकुर की? ठीक है, विरह वारिस किसकी रचना है? तो विरह वारिस आपके बोधा की रचना है। अगर यहीं पर क्या पूछ ले, क्या नाम है, विरह लीला पूछ ले, विरह लीला क्या नाम है, तो विरह लीला किसकी रचना हो जाएगी? आपके घनानंद की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? विरह लीला घनानंद की। विरह लीला घनानंद की, और विरह वारिस बोधा की। ठीक है, किसकी है? विरह वारिस बोधा की, और विरह लीला घनानंद की। विरह लीला घनानंद की। ठीक है दोस्तों,
आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, भिखारी दास की रचना नहीं है, सॉरी भिखारी दास की रचना है पूछ रहा है। भिखारी दास की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय है, काव्य सिंधु है, चिंतामणि है, रस विवेक है। तो भिखारी दास की कौन सी रचना है? काव्य निर्णय है। कौन सी रचना है? काव्य निर्णय। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? देखिए प्रश्न आ ही गया, इतना बार बोला हूं फिर भी प्रश्न आ ही गया। शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो चिंतामणि को माना है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि लोग हैं लागे कवित्त बनावत, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहित मोरे कवित्त बनावत। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है? लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहित मेरे कवित्व बनावत। पंक्ति किसकी है? आलम की, बोधा की, हृदय की, घनानंद की। ठीक है, किसकी पंक्ति है? लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहित मोरे कवित्व बनावत। ठीक है, किसकी पंक्ति है आपको बताना है। तो ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की है। किसकी पंक्ति है? घनानंद की। आगे प्रश्न पर चलते हैं। कवित्त रत्नाकर के लेखक कौन है? कवित्त रत्नाकर रचना है, और ये किसकी रचना है आपको बताना है। जगन्नाथ की है, सेनापति की है, मतीराम की है, इनमें से कोई नहीं। तो कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। घनानंद की कृतियां किस भाषाओं में है? घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? जाहिर सी बात है रीतिकाल है, और रीतिकाल में कौन सी भाषा चलती थी? रीतिकाल में चलती थी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा चलती थी? ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा को ही रीतिकाल का क्या कहा गया है? ब्रज भाषा का स्वर्ण काल। अगर पूछ ले, क्या है प्रश्न पूछ ले कि ब्रज भाषा का स्वर्ण काल, ब्रज भाषा का स्वर्ण काल, ब्रज भाषा का स्वर्ण काल किस युग को कहा गया है? स्वर्ण काल किस युग को कहा गया है? ब्रज भाषा का स्वर्ण काल पूछ ले किस युग को कहा गया है, तो किस युग को कहा गया है? रीति, कौन से युग? रीतिकाल को। कौन से युग? रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा गया है। ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा गया है, ध्यान लीजिए। अगर क्या नाम है ये ब्रज भाषा का पूछ ले, अगर ऐसे पूछ ले कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस युग को कहा गया है, जैसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल पूछ ले, तब आपको वहां पर क्या लगाना है? भक्ति काल को, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर समझ में आई कि घनानंद की कृतियां किस भाषाओं में है? तो घनानंद कृतियां ब्रज भाषा में। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रबोध पचासा किसकी रचना है? प्रबोध पचासा किसकी रचना है आपको बताना है। पद्माकर की, मतीराम की, गंग की, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रबोध पचासा रचना है वो किसकी है? पद्माकर की है। किसकी रचना है? पद्माकर की है। ठीक है, किसकी रचना है दोस्तों? पद्माकर की। अगला प्रश्न है, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? रसनिधि ने, बृंद ने, भूपति ने, बेनी प्रवीण ने। कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने क्या नाम है सतसई की रचना नहीं की? तो बृंद ने की है बृंद सतसई, भूपत ने की है भूपत सतसई, और बेनी प्रवीण ने की है क्या नाम है? बेनी प्रवीण ने की है। क्या है बेनी प्रवीण की सतसई का नाम? क्या है बताइए? बेनी प्रवीण की सतसई की रचना क्या है? नहीं है, बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना की ही नहीं, तो बताएंगे क्या? ठीक है, रसनिधि ने की है, रसनिधि ने की है क्या नाम है रतन हजारा। क्या है? रतन हजारा ने की है इसकी रसनिधि ने। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से कवि हैं? बेनी प्रवीण जो हैं उन्होंने क्या नाम है सतसई की रचना नहीं की है। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो बेनी प्रवीण ने नहीं की। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बृंद सतसई की रचना, बृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? बृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, या भक्ति? कौन सा है? बृंद सतसई की जो बृंद सतसई कवि बृंद की जो बृंद सतसई है वो किस विषय पर वस्तु, किस विषय की रचना है आपको बताना है। नायिका भेद का है, श्रृंगार का, या नीति का, या भक्ति का है? तो किस इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु है नीति। क्या है? नीति है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कौन सी रचना केशवदास की नहीं है आपको बताना है। ठीक है, कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? बताइए कौन सी रचना नहीं? रामचंद्रिका नहीं है, कवि प्रिय नहीं है, ललित ललाम नहीं है, रसिक प्रिय नहीं। तो कौन सी रचना नहीं है? ललित ललाम। किसकी रचना है ये मतीराम की है। किसकी रचना है?
मतीराम की। आगे प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सुमेलित कीजिए। क्या रहा है कि इसको क्या है सुमेलित करना है। केशवदास की रचना क्या नाम है। यहाँ पर देखिए केशवदास की रचना का नाम है रसिक प्रिया, मतीराम की रचना का नाम है ललित ललाम, भूषण की रचना का नाम है शिवा बावनी और देव की रचना का नाम है भाव विलास। तो मिला लीजिए, पहला हमारा किस में जा रहा है दूसरे में, पहला कौन सा विकल्प हमारा दूसरा, और दूसरा कहाँ जा रहा है बी वाला जा रहा है पहला में, मतलब 2 1, और भूषण जा रहे हैं चौथे में 2 1 4 और 3, 2 1 4 3 कहाँ मिल रहा है आपका 2 1 4 3, कौन सा विकल्प मिल रहा है दूसरा विकल्प, तो बस यहीं लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है, आपको बताना है श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है, मतीराम की है, देव की है, भिखारीदास की है या जसवंत सिंह की है। तो श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है, भिखारीदास की। इनकी 2 रचना है, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय। ठीक है, और इनकी शतरंज शतका भी बहुत फेमस रचना है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मतीराम का ग्रंथ नहीं है, कौन सा इसमें मतीराम का ग्रंथ नहीं है, रसविलास नहीं, रसराज नहीं, द्वंद्वसार नहीं, सॉरी यहाँ छंदसार है, क्या है ये छंदसार है, छंदसार नहीं है, ललित ललाम नहीं। तो मतीराम की रचना रसराज भी है, छंदसार भी है और ललित ललाम नहीं है। बची क्या है रसविलास, रसविलास इनकी रचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सी रचना रसविलास नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, रीति मुक्त कवि कौन सा नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है रीति मुक्त कवि कौन नहीं है, बोधा नहीं है, ठाकुर नहीं है, पद्माकर नहीं है, आलम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी रचना है जो कौन से रचनाकार हैं जो रीति मुक्त नहीं है, तो आपके जो पद्माकर हैं, पद्माकर रीति मुक्त ना होकर के क्या है रीतिबद्ध कवि हैं, क्या है रीतिबद्ध कवि। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कवियों का सही क्रम क्या है, कवियों का सही क्रम क्या है। पद्माकर बिहारी चिंतामणि केशवदास। यहाँ पर पद्माकर बिहारी की चिंतामणि केशवदास आपको रचना जन्म के स्थान जन्म के आधार पर बताना है इनका क्रम। ठीक है दोस्तों, पद्माकर बिहारी चिंतामणि केशवदास, पद्माकर बिहारी चिंतामणि केशवदास कौन इनमें पहले जन्म लिए हैं और कौन सबसे अंतिम में जन्म लिए हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए, तो सबसे पहले बिहारी का देखिए, बिहारी का जन्म कब हुआ था 1595 ईस्वी में था, और केशवदास का जन्म कब हुआ था 1555 ईस्वी में, और चिंतामणि का जन्म कब हुआ था 1603 ईस्वी में, और पद्माकर का जन्म कब हुआ था 1653 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था 1653 ईस्वी में। तो आप इसी के हिसाब से लगा लीजिए, पहले कौन पैदा हुए थे, पहले पैदा हुए थे केशवदास 1555 में, फिर उसके बाद में 1555 के बाद 1595 बिहारी, और उसके बाद में आ जाइए 1603 ईस्वी, 1603 ईस्वी में चिंतामणि, और लास्ट में आ जाइए 1653 में पद्माकर। तो सबसे लास्ट में कौन है पद्माकर हैं, पद्माकर कहाँ हैं, इसमें भी पद्माकर हैं, इसमें भी पद्माकर हैं, दोनों में पद्माकर। अब हमको देखना है कि सबसे पहले केशवदास किसमें है, तो केशवदास इसमें है और इसमें चिंतामणि है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है छत्र प्रकाश के रचनाकार हैं। यहाँ पर एक रचना है छत्र प्रकाश, और इसके रचनाकार पूछ रहा है कौन है, सूदन है, लाल कवि है, भूषण है या मतीराम है। तो जो छत्र प्रकाश है ये एक प्रशस्ति परक ग्रंथ है। ठीक है, क्या है प्रशस्ति परक ग्रंथ है, और इसके लेखक हैं आपके लाल कवि। कौन है, लाल कवि इसके क्या हैं लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सही हो जाएंगे, आपके लाल कवि सही हो जाएंगे। कौन सही हो जाएंगे, लाल कवि। कौन हो जाएंगे, लाल कवि। छत्र प्रकाश किसकी रचना है, लाल कवि की रचना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। चलते हैं आगे प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या है हमारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कौन कवि नीतिकार कवि नहीं है। यहाँ पर कौन नीतिकार कवि नहीं आपको बताना है, रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी या गिरधर दास। कौन से कवि नहीं है जो रीति का नाम है रीति नीतिकार नहीं है। ठीक है, तो आपके रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल या गिरधर दास। तो गिरधर दास देखिए, गिरधर दास तो भारतेंदु के पिता हैं। क्या है, भारतेंदु के पिता, और ये कहाँ के हैं, आधुनिक काल के हैं। तो ये क्या है, पहली बात तो रीति काल के हैं नहीं, तो नीतिकार कहाँ से होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन गिरधर दास। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा, और लेखक कौन है, गिरधर दास। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है। रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है, रीति मुक्त भी है और सिंगारी कवि कौन से नहीं है, मतलब कौन से इसमें रीति मुक्त कवि नहीं है, दिशदेव, आलम, ठाकुर, सेनापति। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछ रहा है रीति मुक्त कवि कौन है। तो यहाँ पर जो देखिए दिशदेव भी रीति मुक्त है, आलम भी है, ठाकुर भी है, सेनापति नहीं है। सेनापति कौन से हैं,
सेनापति रीति सिद्ध कवि हैं। कहाँ है? रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की कौन सी रचना नहीं है? अनुराग बाग नहीं है, वैराग्य शतक नहीं है, विश्वनाथ नवरत्न नहीं है, छत्र प्रकाश नहीं है। देखिए अभी एक प्रश्न आया था छत्र प्रकाश किसकी रचना है, और उसका उत्तर भी मैं बता चुका हूं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर छत्र प्रकाश इनकी रचना नहीं है। तो छत्र प्रकाश किसकी रचना है? ये लाल कवि की रचना है। किसकी रचना है? लाल कवि की। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? रीति मुक्त कविता की विशेषता है स्वच्छता है, सामाजिकता है, निर्वैगिकता है, ऐतिहासिकता है। कौन सा है जो रीति काव्य की विशेषता, रीति मुक्त की विशेषता है? ठीक है दोस्तों, कौन सी रीति मुक्त की विशेषता आपको बताना है। ठीक है, तो जो यहाँ पर स्वच्छता है, क्या है स्वच्छता? क्या है ये? स्वच्छता ना होकर के स्वच्छंदता है। क्या है? स्वच्छंदता। यहाँ पर इसको आप स्वच्छंदता लिख लीजिए, स्वच्छंदता, स्वच्छंदता। ठीक है, तो ये अब स्वच्छंदता कर देंगे, स्वच्छंदता, स्वच्छंदता, ये तो ये ऐसे स्वच्छंदता कर देंगे तो वही रीति मुक्त की क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्वच्छंदता कर लेना। ठीक है, स्वच्छंदता कर लेंगे तो सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मिलान कीजिए। क्या है? मिलान करना है। आलम की रचना, घनानंद की रचना, ठाकुर की रचना, दिग्देव की रचना। तो आलम की रचना क्या है? माधवानंद कामकंदला आलम की रचना है। घनानंद की रचना कौन सी है? घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध, यहाँ पर हित होगा। ठीक है, सुजान हित प्रबंध, सुजान हित प्रबंध हो जाएगा। और ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक, और क्या नाम है? दिग्देव की रचना है इश्कनामा। मिला लीजिए दोस्तों, तो पहला का तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, पहला का तीसरा यहाँ मिल रहा है, दूसरे का पहला यहाँ मिल रहा है, तीसरे का चौथा मिल रहा है, तीसरे का चौथा मिल रहा है, और पांचवे का क्या है? चौथे का पांचवा मिल रहा है। चौथे का पांचवा मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है। इसको 5 बना लीजिए, इसको क्या है? 5 बना लीजिए। दिग्देव की रचना इश्कनामा, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इश्कनामा तो बोधा की रचना है। किसकी रचना है? बोधा की रचना है। इश्कनामा किसकी रचना है? बोधा की, ये बोधा की रचना है। ठीक है, गलत हो जाता है अभी। दिग्देव की रचना है श्रृंगार लतिका या श्रृंगार ललित सौरभ। ठीक है, यहाँ पर ललित कर ले, श्रृंगार ललित सौरभ है ये। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2, यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? ये प्रश्न आ चुका है, दोबारा प्रश्न आया है, आपके लिए फायदा हो गया है। ठीक है, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, या मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक है, इनके साथ अगर राम कुमार वर्मा होते तो वो भी क्या हो जाते? आपके सही हो जाते। ठीक है, राम कुमार वर्मा। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भूषण किस राजा के दरबारी कवि थे? भूषण किस राजा के दरबारी कवि थे? शिवाजी, राणा सांगा, संभाजी, या इनमें से कोई नहीं? तो भूषण किसके कवि थे? शिवाजी के। शिवाजी और छत्रसाल, दो लोगों के यहाँ ये राजाश्रित थे। ठीक है, यहाँ पर छत्रसाल है नहीं, तो शिवाजी यही क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रीतिकाल का कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से अमर हो गया? ठीक है, महज कौन सी एक कृति लिखी है? महज एक कृति लिखी है और रीतिकाल में वो सदा के लिए क्या हो गया? अमर। क्या हो गया? अमर। तो वो कौन से रचनाकार है? वो है बिहारी, आपके बिहारी हैं। बिहारी ने केवल एक रचना लिखी है, बिहारी सतसई। क्या लिखी है? बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, बिहारी सतसई क्या है? बिहारी हो जाएंगे और इनकी रचना बिहारी सतसई हो जाएगी। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। भूषण भूषण बिनु न विराजहीं कविता वनिता मित्र, यह कथन किसका है? ठीक है, भूषण बिनु न विराजहीं कविता वनिता मित्र, कथन किसका है? आपको बताना है। तो ठीक है, तुलसीदास, भिखारीदास, मतीराम या केशवदास। तो भूषण बिनु न विराजहीं कविता वनिता मित्र किसकी पंक्ति है? ये है केशव दास की पंक्ति। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अतिसूदो स्नेह कुमारग है। ठीक है, अतिसूदो स्नेह कुमारग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। अतिसूदो स्नेह कुमारग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, पंक्ति किसकी है? आपको बताना है। घनानंद की है, दिग्देव की, मतीराम की या बिहारी की? तो किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? अतिसूदो स्नेह अतिसूदो स्नेह को मारग है जहाँ नेकु सयानप
बांक नहीं। ठीक है दोस्तों, किसकी है दोस्तों पंक्ति? अति सूदो सने कुमार गह जहाने कुशयानप बांक नहीं। ये पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। पंक्ति किसकी है? अति अति सूदो सने कुमार गह जहाने कुशयानप बांक नहीं। पंक्ति किसकी है? घनानंद की है, देव की है, मतिराम की है, बिहारी की। तो अति सूदो सने कुमार गह जहाने कुशयानप बांक नहीं पंक्ति किसकी है? घनानंद की। किसकी पंक्ति है? घनानंद की है। ठीक है दोस्तों, किसकी पंक्ति है? घनानंद की है। ठीक है, किसकी पंक्ति है दोस्तों? किसकी पंक्ति है? घनानंद की। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। ये प्रश्न एक बार आ चुका है शायद, पर वहां पर रचना दूसरी थी और यहाँ पर रचना दूसरी है। ये बात, चिंतामणि ने कितने प्रबंध काव्य लिखे हैं? 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। ठीक है, एक आ चुका है और दूसरा यहाँ पर फिर मिल जाएगा, एक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है हमारा कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है? काव्य प्रकाशन, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित या रसविलास। ठीक है, कौन सा है जो चिंतामणि का प्रबंध काव्य है? तो यहाँ पर जो आपका कृष्णचरित है वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रबंध काव्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इनके एक प्रबंध काव्य है, ये कृष्णचरित हो गया। ठीक है, ये कृष्णचरित हो गया इनका प्रबंध काव्य। और एक है क्या नाम है? रामायण है, और दूसरा है रामस्वमेध है। ठीक है, रामस्वमेध इनकी रचना है। ठीक है, 3 इनके प्रबंध काव्य हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अविधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा हीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। अविधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन क्या नाम है? अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ठीक है, किसकी पंक्ति है बताना है। चिंतामणि की है, देव कवि की है, चिंतामणि की है, देव कवि की है, किसकी है? चिंतामणि की है या देव कवि की है या भिखारी दास की, केशवदास की। देखिए, तो पंक्ति क्या थी कि अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, और क्या नाम है? अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। ठीक है, मध्य लक्षणा लीन, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो पंक्ति किसकी है आपको बताना है। तो ये पंक्ति किसकी है? किसकी पंक्ति है ये देव की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? देव की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है दोस्तों? देव की। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। फिर से आएंगे हम अगली टॉपिक लेकर के, अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए फिर से आप लोगों से लेते हैं विदा, और फिर कल हाजिर नए वीडियो के साथ। ठीक है, और वहां पर होगा, अभी तक मैंने क्या नाम है, रीतिकाल के कितने प्रश्न करवा दिए हैं? 75 प्रश्न करवा दिए हैं। 75 प्रश्न मान लीजिए आपका पार्ट 1 हो गया। अगला पार्ट 2 लेकर के नहीं, मैं फिर से कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे क्या नाम है, तब तक के लिए आपसे चाहते हैं विदा। और वीडियो पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने उन साथियों तक जरूर भेजें जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि रीतिकाल में क्या है क्या नहीं है, कितने पार्ट होते हैं, कौन से लेखक हैं, कौन सा लेखक रीति सिद्ध में होता है, कौन सा रीतिबद्ध में होता है, कौन सा रीति मुक्ति में होता है। तो उन साथियों तक जरूर भेजें, खासकर जो लड़के नए हैं, जो नए अभ्यर्थी जुड़े हैं, जो नए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।